शुरू करते हैं पेपर 2 जीएस। वहां पर रोल ऑफ एनजीओ इन डेवलपमेंट प्रोसेस, प्रेशर ग्रुप्स इन पॉलिटी और सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी। तो रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी से शुरू करते हैं। कुल मिला के 4 स्लाइड हैं और हर एक स्लाइड में 2 रोल की चर्चा करेंगे, तो टोटल 8 टाइप के रोल्स बराबर उतने रट लिए तो फिर आराम से जवाब सेट हो जाएगा। फर्स्ट रोल, सिविल सर्वेंट्स एज एजेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देश के अर्थतंत्र को दिशा देने का काम क्या करता है? फिजिकल पॉलिसी। तो उसके अंतर्गत जो बजट बनाना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रेड पॉलिसी बनानी है, प्लानिंग और रिसोर्स का मोबिलाइजेशन करना है, टैक्सेशन, सब्सिडी के नाम पे इतना पैसा लाना चाहिए, देना चाहिए, ग्रांट के नाम पे ये पैसा करना चाहिए, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हार्ड एंड सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी में मैनेजमेंट प्लानिंग का काम कौन देखेगा? सिविल सर्वेंट देखेंगे। अब सबसे ऊपर बैठा है नीति आयोग, उसके सीईओ कौन है? आईएएस सिंधुश्री खुल्लर। उनका काम क्या है? ये देखना कि भारत के अलग अलग रीजियंस, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, उनका एक समान विकास हो। सेम वे नीचे आप जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वो भी आईएएस। उसका काम है कि हर एक तहसील, हर एक गांव, उसका एक समान रूप से विकास हो, और जो पिछड़े इलाके हैं उनका फास्ट स्पीड से विकास हो, ताकि वो अच्छे इलाकों की कंपैरिजन में आ सके। तो मतलब बैलेंस डेवलपमेंट फॉर द ऑल स्टेट्स एंड तहसील्स एंड रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो दे आर एजेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और क्योंकि वो ये कोशिश करते हैं कि सभी इलाकों का एक समान रूप से विकास हो, देयरफॉर दे आल्सो एक्ट एज द एजेंट्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। अदरवाइज जो इलाके पिछड़े रह जाएंगे तो वहां डेवलपमेंट नहीं होने के चलते एक्सट्रीमिज्म की समस्या, नक्सलवाद, आतंकवाद, उग्रवाद की समस्या हो सकती है। और एक बात, जब भी कोई नया राष्ट्र का निर्माण होता है तो वहां के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना रिलेटिवली कमजोर होती है, जैसा कि ईस्ट पाकिस्तान में था, जो कि आगे टूट के बन गया बांग्लादेश। सरदार पटेल को ये बात पता थी कि इसलिए जब भी नया देश बनेगा तो वहां एक ब्यूरोक्रेटिक स्टील फ्रेम की आवश्यकता होगी। इसी के चलते जो इंडियन सिविल सर्विसेज, ब्रिटिशरों के जमाने में जो आईसीएस था, उसको उन्होंने केवल नाम बदला आईएएस, लेकिन उन्हीं आदमियों को उन्होंने जारी रखा, बिकॉज दे वर रिक्वायर्ड टू मेंटेन दैट स्टील फ्रेम। अदरवाइज हो सकता था, भगवान ना करे, भारत का भी उस वक्त इस प्रकार से वो टूट जाता। ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, फॉरेस्ट सर्विस, ये लोग नेशन इंटीग्रेशन का काम एक और तरीके से करते हैं कि आपने स्टेट कैडर का प्रेफरेंस दिया है, हो सकता है आपको होम स्टेट के अलावा की किसी स्टेट कैडर में भेजा जाए, तो आप अलग प्रदेश में जाके काम करेंगे, राइट। तो इस प्रकार से नेशनल इंटीग्रेशन होगा। अदरवाइज हो सकता है कि लोकल ऑफिसर उतनी दमखम से काम ना करें। सपोज कोई धर्मगुरु बाबा हैं जो कि होली के दिन वो टैंकर में रंगीन पानी डाल के वो फायर ब्रिगेड की पिचकारी से सब पे पानी छिड़कते हैं, प्रसाद देते हैं, पानी की बर्बादी हो रही है, लेकिन वहां के तहसीलदार या सब इंस्पेक्टर हो सकता है इस पे कोई कार्रवाई ना करें, बिकॉज उनके खुद के परिजन वहां पे इस प्रकार से बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए जाते हो। बट इफ देयर इज एन आईएएस, आईपीएस फ्रॉम अदर स्टेट, तो ही मे टेक एक्शन। उसी प्रकार इलेक्शन चल रहा हो, लोकल इलेक्शन हो, राज्य का इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन हो, वहां पर भी फ्री एंड फेयर मैनर में अगर वो इलेक्शन करवाने हैं, यू विल रिक्वायर सच ऑल इंडिया ऑफिसर्स, सिविल सर्विस ऑफिसर्स। तो दे एक्ट एज एजेंट्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। तो रोल ऑफ सिविल सर्विस के पहले 2 कौन से? एजेंट वाले, एक तो इकोनॉमी का एजेंट है और नेशनल इंटीग्रेशन का एजेंट है। नेक्स्ट, क्योंकि भारत में एक वेलफेयर स्टेट हमें बनाना है, तो माइनॉरिटी, वर्कर, चाइल्ड, वीमेन, यूथ, इन सभी तबकों का ख्याल रखना होगा। सो देयरफॉर वी विल रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स, जो कि इनकी क्या जरूरत है उस हिसाब से अलग अलग विकास के काम करेंगे। एंटी आर्ग्यूमेंट, कि इस प्रकार से अलग अलग तबकों की सेवा के लिए आप जब जर्नलिस्ट, स्पेशलिस्ट की रिक्रूटमेंट करेंगे, नए नए डिपार्टमेंट बनाएंगे, मिनिस्ट्री बनाएंगे, so they will become self perpetuating empires within empires। वो अपने लिए काम खुद से खड़ा कर लेंगे। यूपीए की सरकार के वक्त आपको पता होगा, there were 147 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। फिर अब धीरे धीरे उसे सरकार को ये लगा कि इट इज लीडिंग टू डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, तो उसे कम करा के फिर 66 किया। फिर मोदी सरकार आई तो वापस 72 हो गया। अब उसको फ्लिप करते बोले 27 करेंगे, राइट। तो मतलब कि एंटी आर्ग्यूमेंट में अगर लिखना हो तो दे आर सेल्फ परपेचुएटिंग, और उनके चलते फिर पंचायती राज बॉडीज को जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। नेक्स्ट, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। मान लो एक स्कूल बनानी है, तो क्या ये मिनिस्टर बना देंगे या सरपंच बना देंगे? नहीं, यू विल रिक्वायर वेराइटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स। सबसे पहले स्कूल बनाने के लिए लैंड एक्वायर करना होगा, तो ये काम कौन देखेगा? कलेक्टर। जिसका लैंड एक्वायर कर लिया तो उसे कितना कंपेंसेशन देना चाहिए, उसे कहां पर रिहेबिलिटेट करना है, वो सारे एस्पेक्ट की देखरेख करता है कलेक्टर। अब उस जगह पे बिल्डिंग बनाना है तो पीडब्ल्यूडी, इस प्रकार की किसी सरकारी इंजीनियरिंग लोगों की जरूरत पड़ेगी। वहां पर हमने टीचर्स को लाना है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट और गौण सेवा आयोग जो भी इसका काम देखते हैं।
फिर स्टडी मटेरियल बनाना है, पाठ्य पुस्तक बनाने हैं तो एनसीईआरटी बोर्ड होगा, गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड होगा, उन्होंने सिलेबस डिजाइन कर लिया, सॉफ्ट कॉपी में मटेरियल बना दिया, अब उसकी किताबें छापनी है तो अगेन प्रिंटिंग इज रिक्वायर्ड, तो सरकारी प्रिंटिंग प्रेस, मुद्रण कार्यालय, उनकी जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना हो, अलग अलग प्रकार की जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट की आपको आवश्यकता रहती है। इसका भी एंटी आर्ग्यूमेंट कि इस प्रकार के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त ये ज्यादातर अफसर लोग डिटेल्स और रूटीन पे ज्यादा भार देते हैं, तो मतलब वो पेपर पे अपने आप को सही ठहराने के लिए इट लीड्स टू रेड टेप्स, अनरिस्पॉन्सिवनेस, रेजिस्टेंस टू चेंज। फॉर एग्जांपल टीचर्स को भर्ती करना है तो आइडियल प्रोपोजिशन ये रहेगा कि हम ऑनलाइन सबकी एप्लीकेशन मंगाए, फिर उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऐसे करके आप पढ़ाइए और हम देखते हैं और उसमें से अच्छे लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाए। बट वो लोग पुरानी दिमाग से चलते होंगे तो नहीं, पेपर एप्लीकेशन ही चाहिए और फिर हम एक एक करके उनका इंटरव्यू लेंगे एंड लाइक दैट। सो रेड टेप्स, अनरिस्पॉन्सिवनेस, रेजिस्टेंस टू चेंज। आगे के रोल नॉलेज और कम्युनिकेशन में क्या, जैसे अगर कोई नया देश बने तो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना कम होती है, इसलिए स्टील फ्रेम के रूप में ब्यूरोक्रेट्स चाहिए। उसी प्रकार से जब देश नया बनेगा तो स्वाभाविक है वहां पर ऑपोजिशन पार्टी वीक होंगी, वहां पर प्रेशर ग्रुप वीक होंगे, एनजीओ भी बहुत वीक होंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में ब्यूरोक्रेसी सर्व्स एज द ओनली मैकेनिज्म फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ पीपल। जनता को अपनी जो भी मांग रखनी होगी वो एनजीओ, प्रेशर ग्रुप या ऑपोजिशन के पास नहीं जाएगा, वो सीधा मिनिस्टर को भी मिल नहीं सकता, राइट। तो वो अपने कलेक्टर को जाके आवेदन देगा, अपने जो भी मिनिस्टर्स हैं उनके नीचे मतलब अलग अलग मंत्रालयों में जो भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर हैं उनको बात करेंगे, चीफ इंजीनियर को बात करेंगे, मेडिकल ऑफिसर को बात करेंगे, फार्मर को अगर पानी चाहिए वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में जाके बात करेंगे। सो इन डेमोक्रेसी हर एक सेक्शन की अपनी एस्पिरेशन होते हैं, नीड्स होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, उनको वो सरकार की तरफ रखना चाहे तो ब्यूरोक्रेसी सर्व्स एज द ओनली चैनल ऑफ कम्युनिकेशन टू द स्टेट एंड फॉर द स्टेट फॉर सच सिचुएशंस। आगे नॉलेज मैनेजमेंट, एक अफसर की बदलियां होती रहती हैं, तो आज वो हो सकता है इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो मैदानी प्रदेशों में किस प्रकार का इरिगेशन चाहिए, 3 साल बाद उसकी बदली हो जाए हिल स्टेट में तो वो वहां पर जाके देखे कि वहां उनकी क्या आवश्यकता है। स्वाभाविक है वो अलग अलग इलाकों में काम करेगा तो ट्रायल एंड एरर से उसे पता चलेगा कि मैदानी प्रदेशों में इस प्रकार से होना चाहिए, हिल स्टेट में इस प्रकार से होना चाहिए। अब वो आदमी अगर रिटायर्ड भी हो जाए फिर भी उसके पास जो ज्ञान था उसने फाइल में, डेटाबेस में कहीं पे रखा होगा, उसने अपने जूनियर ऑफिसर्स को वो सिखाया होगा। सो लाइक दैट देयर इज कंटिन्यूएशन ऑफ दिस ट्रायल एरर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज बैंक। सो देयरफॉर द रिकॉर्ड डेटा एंड फाइल्स दे आर मच ओल्डर देन एनी पर्सन कैन रिमेंबर। अब आगे चल के जब नई इरिगेशन पॉलिसी बनाई जाए तो मिनिस्टर के पास वो ज्ञान होगा नहीं, वो ज्ञान ट्रायल एक्सपीरियंस का केवल ब्यूरोक्रेट्स के पास होगा और उसके चलते फिर अच्छी पॉलिसी का निर्माण हो पाएगा। अदरवाइज ट्रायल एरर से हम चलते रहे, केवल मिनिस्टर ही काम देखता हो तो कभी देश आगे बढ़ नहीं पाएगा। उसी प्रकार से भारत के अन्य देशों के साथ जो विदेशी संबंध है, विदेश नीति है, इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी फाइल है उसका पूरा मैनेजमेंट करना, उस सीक्रेट इंफॉर्मेशन को बनाए रखना, उसका सही तौर से इस्तेमाल करना, ये सारी जिम्मेदारी भी हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पे नहीं छोड़ सकते, वो अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव सिविल सर्विस पे ही हम छोड़ सकते हैं। आगे रोल ऑफ सिविल सर्विस एज एडवाइजर, एक तो टेक्निकल एडवाइजर के रूप में सरकार की फर्टिलाइजर सब्सिडी क्या होनी चाहिए, यूरिया कंपनी को कितना सब्सिडी देना चाहिए, पेस्टिसाइड, बीटी, ब्रिंजल, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इन सब की अनुमति देनी चाहिए, कितनी मात्रा में देनी चाहिए। भारत अलग अलग एमिशन नॉर्म्स चल रहे हैं, भारत स्टेज 3, 4, तो वो किस शहर में किस लेवल पे लागू करना चाहिए। भारत के अंदर अलग अलग सेक्टर्स के अंदर एफडीआई, एफआईआई कितने प्रतिशत लागू करनी चाहिए। कंपनीज एक्ट हमने बनाया तो वहां 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, उसके अंदर मेंबरशिप, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इनके क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, राइट। तो इस प्रकार की कोई भी पॉलिसी का निर्माण करना है, यू विल रिक्वायर टेक्निकल एडवाइजर्स। वो इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, अकाउंटेंट्स हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर हो सकते हैं। सेम वे बजट बनाना है, इकोनॉमिक सर्वे का निर्माण करना है तो वहां पर भी आपने इस प्रकार के इकोनॉमिस्ट, अकाउंटेंट्स विल बी रिक्वायर्ड। भारत के अंदर पेटेंट्स, इनोवेशन, रिसर्च डेवलपमेंट करना भी है और उसकी पॉलिसी भी बनानी है, उसके कानून कुछ बनाने हैं तो आपको उस प्रकार के स्पेशलिस्ट ऑफिसर, साइंटिस्ट, टेक्निकल ब्यूरोक्रेट्स चाहिए जो कि सीएसआईआर, डीआरडीओ उस प्रकार के संस्थानों में काम करते हो। सो रोल ऑफ सिविल सर्विसेज टेक्निकल एडवाइजर हमने देखा। आगे एज इम्पार्शियल एडवाइजर्स, इकोनॉमी के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर प्रेशर ग्रुप रहते हैं तो ट्रेड यूनियन एक प्रकार का प्रेशर ग्रुप है। अब ये लोग हमेशा डिमांड करेंगे कि हमको ज्यादा हायर वेजेस मिलने चाहिए, सरकार ने मिनिमम वेज को और बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर मिनिमम वेज को बढ़ाते रहे हम लोग तो हो सकता है कि अपनी एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस चली जाए, क्योंकि चाइना के अंदर से सस्ते वेजेस पे, सस्ते दामों पे बना के माल वो अगर बेच रहे हो तो देयरफॉर ये अलग अलग सेक्टर से जो
जो डिमांड आती है वहां पर मिनिस्टर को इम्पार्शियली एडवाइस कौन कर सकता है? मिनिस्टर के चमचे लोग तो नहीं कर सके, वो तो हमेशा ये बोलेंगे ट्रेड यूनियन बोलता है तो सबके मिनिमम वेज बढ़ा दो, नहीं. सो मिनिस्टर कैन नॉट रेशनली डिसाइड अनलेस ही हैज अ इम्पार्शियल न्यूट्रल ऑफिसर टू गिव हिम एडवाइस. तो स्वाभाविक है उसके चलते इम्पार्शियल एडवाइजर, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी और वो सारे मैटर्स यहाँ पे लागू होंगे. इसका एंटी आर्ग्यूमेंट, अब तक हमने देखा कि एक तो स्टील फ्रेम के रूप में ये लोग काम करते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग देखते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन देखते हैं, टेक्निकल एडवाइस, इम्पार्शियल एडवाइस, ऐसे सभी रोल के चलते इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पर्टिकुलरली लाइक पाकिस्तान, म्यांमार, यहाँ पर आप पाएंगे कि सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी वो हर एक चीज पे इनविजिबली दे आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग. और जो पॉलिटिकल उनकी लोकल बॉडी देख लो या प्राइम मिनिस्टर देख लो, दे आर ओनली सर्विंग एज रबर स्टैम्प. तो ये एक एंटी आर्ग्यूमेंट बन जाता है. सो रोल ऑफ सिविल सर्विस इन द डेमोक्रेसी, 8 प्रकार के रोल थे, हमने थोड़ी थोड़ी बातें करी. एज सच और भी बहुत सारे मुद्दे हम जोड़ सकते हैं, बट ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम हम केवल एक ओवरव्यू ले रहे हैं. ऊपर से नीचे हम जाएंगे, स्वाभाविक है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहां पर कलेक्टर का क्या रोल है, लैंड रेवेन्यू के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस में, लोकल डेवलपमेंट में और अदर फंक्शन. तो ये आप घर पे आराम से देख लेना. आगे बढ़ते हैं. सिविल सर्विस का रोल देख लिया. रोल ऑफ एनजीओ इन डेवलपमेंट प्रोसेसेस, तो सबसे पहले इन्हें व्याख्यायित करेंगे, इनकी उत्क्रांति कैसे हुई, उनका वर्गीकरण, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स. डेफिनेशन क्या है, एनजीओ कौन है? दीज आर सिटीजन बेस्ड नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन. ये लोग कैसे काम करते हैं? वो सरकार से अलग होके दे आर ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट. और ये लोग क्यों काम करते हैं? टू सर्व द ह्यूमैनिटेरियन पर्पस, समाज सेवा के लिए कुछ काम करते हैं. तो एनजीओ की व्याख्या क्या होगी? दीज आर सिटीजन बेस्ड नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन who operate independently of the government to serve humanitarian purpose. मुनाफा ना हो इस प्रकार के ये नागरिक के ग्रुप होते हैं जो सरकार से अलग रह के काम करते हैं समाज सेवा के लिए. These are called NGOs. NGOs की उत्क्रांति, आजादी से पहले भी आप पाएंगे कि ऐसे इंडिविजुअल ग्रुप बेस्ड एक्शन तो कुछ हो रही थी. ये लोग सोशल एम्पावरमेंट, कास्ट एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे थे. समाज में अलग अलग जो खराब बदियां थी उनको सुधारने के लिए, एजुकेशन रिफॉर्म लाने के लिए, स्वाधीनता की संग्राम के लिए ये लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे थे. लेकिन इस प्रकार के जो एनजीओ ग्रुप थे वो दे वर रूटेड इन रिलीजन और कास्ट, इस प्रकार से उनकी उत्पत्ति हुई थी. आजादी के बाद शुरुआती समय में ये माना गया कि सरकार और स्टेट वही सारे वेलफेयर के काम करेगा, वही इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा. सो रीबिल्डिंग ऑफ इंडिया इट वाज सीन टू बी एज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट. तो उस वक्त ये एनजीओ या जाके कुछ युवा काम कर ले, वो बज़वर्ड अभी तक बना नहीं था. लेकिन इस प्रकार का जो स्टेट था, सोशलिस्ट स्टेट, हम पाते हैं कि 60s to 80 में ये प्लान्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट स्टेट, नेहरूवियन मॉडल, ये सब धीरे धीरे फेल होने लगता है, इकोनॉमिक फ्रंट पे भी और पॉलिटिकल फ्रंट पे भी. तो उस वक्त ये लोहिया, जेपी, मार्क्सिज्म, इन सब के प्रभाव में युवक काम शुरू करते हैं. वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल प्रोसेस से थोड़ा हटना शुरू करते हैं और गांव में जाके डेवलपमेंट का काम करेंगे, पुअर के लिए काम करेंगे, दलित, माइनॉरिटीज, ट्राइबल के लिए काम करेंगे. इस प्रकार से ये एक दौर शुरू होता है. ये ऐसा एक दौर था जब साउथ इंडिया में हम क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन का उदय देखते हैं. नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के अंदर ये रेडिकलाइज यूथ, नक्सलबारी मूवमेंट, स्टूडेंट ग्रुप, इस प्रकार के अलग अलग मूवमेंट्स देखते हैं. उसके आगे 60 to 80 तो ये तो मतलब पीरियड ऑफ रेडिकलाइजेशन था. धीरे धीरे मतलब ये भी एक प्रकार से एनजीओ की उत्पत्ति कर रहा है. इन द ईयर 1990s फिर वो शुरू होता है कि लाइसेंस कोटा इंस्पेक्टर राज के चलते जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गए और फिर एलपीजी रिफॉर्म्स लिए गए. अब राज्य को ये लगा कि सारी चीजें हम खुद करें, वो नहीं, अपनी चादर देख के पांव पसारने चाहिए. तो इट लीड्स टू द स्टेट मिनिमलिज्म. सरकार अपने धीरे धीरे काम कम करना शुरू करती है और डेवलपमेंट एक्टिविटीज को आउटसोर्स कर दिया जाता है. एक स्कीम लेके आते हैं लेट 80s में, कपाट के नाम पे केंद्र सरकार नीचे एनजीओ को पैसा देगी और वो खुद जाके अलग अलग डेवलपमेंट के काम करे. और सेम वे वर्ल्ड बैंक और ऐसे इंटरनेशनल डोनर से भी हमको पैसा धीरे धीरे आना शुरू होता है जो कि एनजीओ के पास जाता है. सो नाउ फ्रॉम द 90s एनजीओज बिकम मीडिएटर्स एंड द मैनेजर्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेसेस. और धीरे धीरे इनका इस प्रकार का रोल शुरू होता है. ठीक, आज के जमाने में एनजीओ का क्लासिफिकेशन देखते हैं. बड़ी मात्रा में ऐसे एनजीओ हैं जिन्हें हम बोल सकते हैं एक्शन ग्रुप्स. एक्शन ग्रुप ऐसे जो कि कोई डिप्रेस क्लास, विक्टिम या किसी कॉज को लेके, मुद्दे को लेके एक्शन करने के लिए आगे आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल विमेन एक्शन ग्रुप कौन से? सेवा, जागोरी, नन्ही कली. चिल्ड्रन के लिए स्माइल फाउंडेशन, प्रथम, क्राई दैट इज चिल्ड्रन राइट्स फॉर यू. फिर डिसेबल पीपल के लिए उड़ान है, एल्डरली पीपल के लिए हेल्पेज इंडिया है. फिर जुवेनाइल, प्रोस्टिट्यूट, ऑर्फन, माइनॉरिटी, दलित, ट्राइबल, ये सब क्या है? डिप्रेस क्लासेस और इनकी मदद के लिए जो एनजीओ चल रहे हैं. दीज आर कॉल्ड एक्शन ग्रुप्स. फिर कुछ ऐसे होते हैं जो कि किसी मुद्दे पे आगे आ जाए, कॉज रिलेटेड एक्शन ग्रुप.
कि डैम को नहीं बनने देंगे, न्यूक्लियर प्लांट नहीं बनने देंगे, पुलिस ब्रूटलिटी, आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट के सामने लड़ेंगे, लाइक दैट। तो एक इस प्रकार के एनजीओ। दूसरे होते हैं सपोर्ट ग्रुप। सपोर्ट ग्रुप का काम है जर्नल, रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन के जरिए अवेयरनेस फैलाना। इसका सबसे आसान उदाहरण है अपना prsindia.org। ये क्या है? पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव रिसर्च पे ये काम करते हैं कि ये एमपी थे, इसने साल में इतने सवाल पूछे, इतने घंटे काम हुआ, इतने करोड़ों की बर्बादी हुई, ये नए बिल हैं, उसमें ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स है। सो दीज आर कॉल्ड सपोर्ट ग्रुप्स। देन देयर आर डेवलपमेंट इन चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कि रिसाइकलिंग वेस्ट तो गूंज है, ग्रास रूट इनोवेटर की मदद करने के लिए हनी भी है और बहुत सारे ऐसे। देन देयर आर सम एनजीओज विथ पॉलिटिकल गोल्स एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल आरएसएस, डीएनए न्यूज़पेपर बोलता है इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनजीओ आरएसएस। फिर कुछ ऐसे होते हैं प्री पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, इस प्रकार के एनजीओ। उसका उदाहरण है अन्ना कैंप के अंदर जब केजरीवाल काम कर रहे थे, तो दैट वाज एग्जांपल ऑफ प्री पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। तो अलग अलग एनजीओ का ये क्लासिफिकेशन है। अब डेवलपमेंट प्रोसेस में एनजीओ का क्या रोल है? कुछ पॉजिटिव रोल है और कुछ नेगेटिव रोल है। सबसे पहले पॉजिटिव या कैटालिस्ट या उद्दीपक प्रकार का वो काम करते हैं। हम पाते हैं कि प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी से ये लोग एनजीओ वाले ज्यादा प्रोफेशनली काम करते हैं। इनको लोकल पावर पॉलिटिक्स की चिंता नहीं रहती, वो अपने तौर से सर्विस डिलीवरी का इनका फोकस रहता है। इन लोगों ने अपना दमखम साबित किया है। अमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, इनको अपने अच्छे काम के चलते नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया है। ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन, तो जापान द्वारा जो व्हेल पोचिंग शिकार चल रहा था, आर्कटिक ऑयल ड्रिलिंग रशिया द्वारा कर रहा था और उसके रिलेटेड पर्यावरण के मुद्दे, तो इन चीजों पर विश्व का ध्यान आकर्षित करने का काम ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। सो इन लोगों ने अपना एक तो प्रोफेशनलिज्म है और अपना दमखम साबित किया है। इसी के चलते यूनाइटेड नेशन ने भी इनकी पावर को माना है। और आप पाएंगे कि यूएन की अलग अलग जो एजेंसी रहती है, ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, वो अलग अलग ट्रीटी बनाते हैं, तो नेशन स्टेट को तो बुलाया जाता है और साथ साथ इस प्रकार के बड़े एनजीओ ग्रुप को भी पार्टिसिपेंट, स्टेक होल्डर, मेंबर के रूप में बुलाया जाता है और उनकी राय लेकर वो नई पॉलिसी स्कीम, ट्रीटी बनाई जाएगी। सो दीज आर कैटालिस्ट रोल्स ऑफ द एनजीओ। और बातें हमने देखा, बीओपी क्राइसिस आती है और उसके बाद का एलपीजी एरा। ये एक ऐसा एरा है जहां पर सरकार अपनी फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट कम करने के लिए अपने पांव नीचे कम खींच रही है, वापस स्टेट मिनिमलिज्म हो रहा है। तो अलग अलग प्रकार की डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को अब धीरे धीरे एनजीओ को दे दिया गया। इन द ईयर 1986 रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने कपाट स्कीम लेके आई, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। इसका मुद्दा ये था कि ऊपर से केंद्र सरकार, मतलब एनजीओ खुद प्रोजेक्ट लेके जाएगी, हम ये काम करना चाहते हैं, और उस पर राज्य सरकार की मदद से केंद्र सरकार ऊपर से पैसा एनजीओ को देगी। उस प्रकार से वर्ल्ड बैंक और दूसरे इंटरनेशनल डोनर्स भी पैसा देंगे और वो सारा अच्छा अच्छा काम होता रहे। सो एलपीजी एरा रिक्वायर्स दिस पीपल। और क्योंकि इस प्रकार से ढेर सारा पैसा आ रहा है सरकार की तरफ से, विश्व बैंक की तरफ से, तो इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ यूथ, जो कि एनजीओ के रूप में एजेंट्स एट द ग्रास रूट लेवल वो काम करेंगे। इसका फायदा ये होता है, कई बार गरीब लोग, मान लो उसका लैंड एक्विजिशन हो गया या डैम में उसकी जमीन चली गई, तो वो खुद से मुझे ज्यादा कंपेंसेशन चाहिए, ऐसी लड़ाई करने के लिए उसके पास हो सकता है समय, साधन, ज्ञान, रिसोर्स ना हो। तो ऐसे लोगों की मदद कौन करता है? ये एनजीओ करते हैं एज एजेंट्स एट ग्रास रूट लेवल। नेक्स्ट, एज द एजेंट्स ऑफ वॉइसलेस पीपल। डेमोक्रेसी में आप पाएंगे देयर आर प्रोस्टिट्यूट्स, एलजीबीटी, ट्रांसजेंडर, एचआईवी विक्टिम्स, कस्टोडियल टॉर्चर होता है, एनवायरमेंटल इश्यू होते हैं, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो कि इतनी बड़ी मात्रा में नहीं है कि पॉलिटिकल वोट बैंक बन जाए। तो पॉलिटिकल पार्टीज को या प्रेशर ग्रुप को इनकी प्लाइट के बारे में कोई चीज का दरकार नहीं होगी। तो ऐसे लोगों के लिए भी एनजीओ काम करते हैं, अदरवाइज गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज को दिलचस्पी नहीं रहती। हम पाते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट के अंदर आजकल बात चलती है जेंडर बजट बजाएंगे, लेकिन उसके लिए रियली कोई ऑफिसर अपॉइंट किया गया हो ऐसा नहीं पाते। लेकिन हर एक एनजीओ में यूजुअली एक जेंडर डेस्क होती है, एक आदमी को वो बिठा के रखते हैं कि चाहे कोई भी पॉलिसी या कोई भी कॉज या कोई भी एक्शन हो, वहां पर महिलाओं के मुद्दों पर वो आदमी फोकस करेगा। तो अब आप देखिए, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज की हमने पिछली स्लाइड में चर्चा की। सिविल सर्विस का भी एजेंट के रूप में दो रोल है, एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो का काम वो देखेगा और नेशनल इंटीग्रेशन का काम वो देखेगा। तो उसके सामने एनजीओ भी दो टाइप का एजेंट का काम करता है। क्या? ग्रास रूट लेवल पे वो काम करेगा, एजेंट ऑफ द एट द ग्रास रूट लेवल, और वॉइसलेस के लिए भी वो एक एजेंट बनेगा। सो नाउ इट क्रिएट्स अ साइनर्जी कि सिविल सर्विस भी एजेंट का काम करेगी, एनजीओ भी एजेंट का काम करेगी, और साथ में मिलके चलेंगे तो फिर अच्छा अच्छा काम होगा। और डेवलपमेंट एक्सट्रीमिज्म वाला जो पूरा मुद्दा है वहां पर आप जोड़ सकते हैं कि ऊपर से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे
दूसरी खुल्लर नीति आयोग में बैठ के ढेर सारा पैसा नीचे दिलवा दे, राइट, बट वो अगर ठीक से काम ना कर रहा हो सकता है कोई यूथ का कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा हो तो एनजीओ उसकी मदद करें, लाइक दैट ऑल दिस एनर्जी इज क्रिएटेड, और आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद की समस्या को साथ मिलकर ये लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, तो कैटालिस्ट रोल हमने देख लिया। अब जरा नेगेटिव मुद्दे देखते हैं कि डेवलपमेंट प्रोसेस में ये एनजीओ लोग ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट का रोल भी अदा करते हैं। कैसे? एक तो ये एनजीओ लोगों ने एक पीआईएल इंडस्ट्री बना दी है और उसके चलते वो दे आर प्लेइंग मिसचिफ। अगर कोई डैम बन रहा हो या लैंड एक्विजिशन हो रहा हो तो ये एनजीओ जाके उस विक्टिम को सिखाएंगे, पट्टी पढ़ाएंगे कि सरकार 10 लाख दे रही है, नहीं तुम अभी मत एक्सेप्ट करो, तुम धरने पे बैठ जाओ और हम आपकी मदद करेंगे, और 10 लाख के बदले सरकार को 15 लाख देना पड़े इस कारण से हम उसको ऐसा मजबूर कर देंगे। सो दे आर ट्यूटरिंग द विक्टिम्स टू सीक लार्जर कंपेंसेशन। फिर राइट्स हो जाए, एनवायरमेंटल इश्यू हो, कस्टोडियल टॉर्चर, तो ये लोग विक्टिम को या खुद से बोगस एफिडेविट फाइल करेंगे, पीआईएल फाइल करेंगे और इस प्रकार से मिसचिफ प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट, दे आर हार्मिंग इंटरनल सिक्योरिटी। हम पाते हैं कि जो एनजीओ रेड कॉरिडोर या नॉर्थ ईस्ट या जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, यूजुअली दे हैव वन टाइप ऑफ एपोलॉजिस्ट अप्रोच टुवर्ड्स नक्सलाइट, इंसर्जेंट, टेररिस्ट, सॉफ्ट ग्लो एपोलॉजिस्ट अप्रोच, और फिर वो ह्यूमन राइट्स और इंटरनल सिक्योरिटी और आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं चाहिए, पुलिस ब्रूटैलिटी कर रही है, इन सबको यहाँ से हटा दो, राइट। तो उस प्रकार से वो इंटरनल सिक्योरिटी में भी जोखिम खड़ा करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन खड़ा करते हैं। कभी कभी एनिमल्स राइट्स वाले भी पब्लिक इंटरेस्ट पे हावी हो जाते हैं। आपको पता ही होगा कि बड़े शहरों में स्ट्रीट डॉग और मंकी का मैनेज रहता है, तो अगर म्यूनिसिपैलिटी इन सभी गली के कुत्तों को पकड़ के उन्हें कहीं और छोड़ के आएंगे, उनकी नसबंदी कर देंगे, अगर ऐसा कुछ करना चाहे तो ये एनजीओ वाले पीआईएल फाइल कर देंगे, धरने पे बैठ जाएंगे। लेकिन इनको ये भी देखना चाहिए कि पब्लिक इंटरेस्ट इज ऑल्सो इन्वॉल्व। ये गली के कुत्ते पूरा दिन घूमेंगे, किसी बच्चे को काट लेंगे, गंदगी फैलाते हैं, राइट। ये मंकी भी पूरा दिन वो यहाँ वहां जंपिंग करके, आपने कोई गमले लगाए हैं वो तोड़ देंगे, आपकी फाइबर सीलिंग वो तोड़ दिया, गाड़ी के कांच को नुकसान कर दिया कुछ। सो एनिमल राइट्स वाले एनजीओ भी इस प्रकार से डेवलपमेंट प्रोसेस, पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान कर रहे हैं। आगे, एनजीओ यूजुअली चेरी पिक द कोज बेस्ड ऑन डोनर प्रायोरिटीज। विदेश से जो उनको पैसा आता है और वो विदेशी ताकतों की जो इच्छा चल रही है उस हिसाब से ये लोग लड़ाइयां करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, चिपको या ऐसी एनवायरमेंटल लोकल मूवमेंट में हम पाते हैं कि एनजीओ सक्सेस कर गए, लेकिन भोपाल गैस ट्रेजेडी के विक्टिम्स को न्याय दिलाने में ये लोग फेल कर गए। क्यों? क्योंकि एमएनसी या जो भी विश्व के दूसरे देश से पैसा आता है उनको इसमें दिलचस्पी नहीं है। आप पाएंगे कि फ्रेंच फंडेड एनजीओ दे आर यूजुअली सॉफ्ट ऑन माओइस्ट। जर्मनी से जो इनको पैसा मिलता है, ऐसे एनजीओ हमेशा जीएम फूड के विरोध में अपनी मुहिम चलाएंगे। अमेरिका से पैसा आते हैं, ऐसे लोग, ऐसे एनजीओ कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। वाई? ताकि वहां की न्यूक्लियर प्लांट को फिर वो लॉबी करा सके और फिर अमेरिका की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए एंड सो ऑन। और ये इनमें से कोई भी एनजीओ कभी भी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट या इसकी बात नहीं करेंगे। भाई, क्योंकि ये खुद सभी न्यूक्लियर पावर हैं, तो ये विश्व में सभी लोग, सभी देश न्यूक्लियर आर्म रेस बंद कर दे, ऐसा इनकी कभी इच्छा होगी नहीं। 2014 में इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिपोर्ट आता है और वो बोलते हैं कि फॉरेन फंडेड एनजीओस आर स्टॉलिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस इन इंडिया। नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेगा पाटकर, दिन पीयूसीएल, ये नक्सल इलाकों में काम करता है। ऐसे तत्वों के चलते जीडीपी में 2 से 3% की हमको गिरावट देखने को मिलती है, बिकॉज द प्रोजेक्ट्स आर स्टॉल्ड। चाहे वो माइनिंग प्रोजेक्ट हो, डैम प्रोजेक्ट हो, इवन नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर ऑयल ड्रिलिंग या नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन के प्रोजेक्ट हो, और इनके चलते नेशनल इंटीग्रेशन भी मुश्किल हो रहा है। आप समझिए, नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई माइनिंग या ड्रिलिंग प्रोजेक्ट आप करने नहीं देंगे तो प्राइवेट कंपनी को कभी दिलचस्पी नहीं होगी कि वहां जाके मैं इन्वेस्टमेंट करूं, कोई अपनी टाउनशिप बनाऊं, रोड कनेक्टिविटी नहीं होगा। सो नेशनल इंटीग्रेशन इज बिकमिंग डिफिकल्ट। और ये सभी लोग, ये एनजीओ वाले अगर GS4 का पेपर ईमानदारी से देने बैठे तो सभी लोग फेल कर जाएंगे। भाई, टैक्स अवॉइडेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इनमें देखने को नहीं मिलते। बड़े एनजीओज, इनकी खुद की ब्यूरोक्रेसी रहती है और वो एम्पायर विद इन एम्पायर चलता है। दे आर नाइदर अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट, पीपल और इवन देयर फॉरेन डोनर्स। हम पाते हैं कि ऐसे बड़े एनजीओ वो हमेशा वाइनिंग, डाइनिंग, लॉबिंग, एडवोकेसी में ही लिप्त रहते हैं। कहीं एक छोटा सा गांव पकड़ के वहां थोड़ा सा काम कर लेंगे और मीडिया के ऐसे फोटोग्राफ और हाईलाइट ऐसा कराएंगे कि हम ही पूरे देश में कर रहे हैं। 10 बच्चों को पढ़ाया होगा तो ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे कि 4000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ताकि विश्व से सारा पैसा फॉरेन डोनर इनको दे दें, ये बड़े एनजीओ को। और जो असल में छोटा एनजीओ काम कर रहा है उसे दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द फंड्स। एक बड़ा नाम हमेशा चर्चा में रहता है, ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन। क्यों चर्चा में रहता है? जब भी एनजीओ को विदेश से पैसा आए तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA वो उसे रेगुलेट करता है।
अब वहां पर सेक्शन 8(1) भी बोलता है कि ये जो उनकी जो भी इस प्रकार से आमदनी है उसे होम मिनिस्ट्री में उन्होंने रिपोर्ट करना होगा। नेक्स्ट, ये जितना पैसा आया उसका 50% से ज्यादा वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस पे खर्च नहीं कर सकते, वो विकास के कामों में लगाना चाहिए। लेकिन हम पाते हैं कि ग्रीन पीस वालों ने ये यहाँ पर इरेगुलरिटी दिखाई, अकाउंट कीपिंग उनका बराबर नहीं था। फिर ये लोग मध्य प्रदेश के महान इलाके के अंदर सिंगरौली कोल माइंस है, वहां पर काम होने नहीं दे रहे हैं, किसानों को बढ़ पा रहे हैं, तो उसके चलते पब्लिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट आर गेटिंग हार्म। इसी FCRA का सेक्शन 3(1) बोलता है कि अगर एनजीओ पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट है तो दे कैन नॉट एक्सेप्ट द फंड्स। लेकिन ये ग्रीन पीस के ही कुछ लोग आम आदमी पार्टी के साथ एसोसिएटेड हैं और उसकी ही टिकट से वहां पर चुनाव भी लड़ रहे हैं, सो दे आर अगेन वायोलेटिंग। तो इन्हीं सब मुद्दों के चलते इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया। अब FCRA के ये सेक्शन याद करके जाने चाहिए। वाई? क्योंकि हम देखते हैं 2013 की परीक्षा में पेटेंट एक्ट में भी इस प्रकार के सवाल निकला कि सेक्शन 3D के अनुसंधान में कुछ चर्चा करनी थी। तो अगर आपको सेक्शन याद होगा तो ही वो आप ढंग से जवाब लिख पाएंगे, अदरवाइज गाड़ी दूसरी पटरी पे चल जाएगी। किस प्रकार के सवाल अपेक्षित हो सकते हैं एनजीओ वाले मुद्दे से? एक्सप्लेन द राइज ऑफ एनजीओ इन इंडिया एंड द रेलेवेंस एंड रोल इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट, डिस्पाइट द इंक्रीजिंग असर्टिवनेस ऑफ एनजीओ रोल, दे कैनॉट बिकम द सब्स्टिट्यूट टू ब्यूरोक्रेसी। इलैबोरेट। आप अब कर सकते हैं कि हाँ, एनजीओ का रोल बड़ा है, क्यों बड़ा है? वो एलपीजी और स्टेट मिनिमलिज्म के कारण, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी का सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकते। वाई? तो हमने जो 8 रोल पढ़ लिए ऑफ द सिविल सर्विसेज, एजेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल इंटीग्रेशन, टेक्निकल एडवाइजर, इम्पार्शियल एडवाइजर, वो सारे मुद्दे अब खिचड़ी पका के आप आराम से इसका जवाब लिख सकते हैं। ओके, तो रोल ऑफ एनजीओ इज ओवर। प्रेशर ग्रुप पे आते हैं। रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप, व्याख्या क्या है? प्रेशर ग्रुप की व्याख्या क्या है? ये कौन लोग हैं? ये ऐसे लोग हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल सिस्टम को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। अब ये लोग क्या चाहते हैं? प्रेशर करके क्या करना है? इनको खुद के लिए नौकरी चाहिए या कुछ नहीं? इन्हें फॉर्मल कंट्रोल नहीं लेना है सरकार का। अगर फॉर्मल कंट्रोल ले लेना होता देन वी वुड कॉल देम पॉलिटिकल ग्रुप्स लाइक आम आदमी पार्टी। ये सिर्फ इतना चाहते हैं कि इनकी जो मंचाएं हैं, इनके इंटरेस्ट हैं, वो सरकार उनका ध्यान रखे, या फिर कि दूसरे इंटरेस्ट ग्रुप हैं उनके सामने हमारे इंटरेस्ट की कमी ना आ जाए। तो मतलब अगर एक कास्ट वाले मांगेंगे कि हमको रिजर्वेशन चाहिए तो दूसरी कास्ट वाले भी दौड़ के आ जाएंगे, ये सोचने के लिए कि हमारी कास्ट का कुछ नुकसान ना हो जाए। सो these are the group of people they are trying to pressurize the administrative political system to see their interests are promoted or not ignored. अब जिस प्रकार से एनजीओ का उदय हुआ आजादी के बाद, इस प्रकार ये प्रेशर ग्रुप का भी उदय हुआ है। क्यों? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद धीरे धीरे एक प्रकार की मार्केट इकोनॉमी अस्तित्व में आती है, जहां पर सरकार कंट्रोल करती है उनको, उनके ऊपर टैक्स लगाती है, कुछ इंडस्ट्री को सब्सिडी देती है। स्वाभाविक है ऐसी मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी होगी तो अलग अलग प्रकार के बिजनेस ग्रुप बन जाएंगे, राइट? सर्विस इंडस्ट्री का होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का होगा, फिक्की, नास्कॉम, अलग अलग, जो चाहेंगे कि सरकार टैक्स और टैरिफ और इंडस्ट्रियल फैक्ट्री पॉलिसी जो भी बनाए वो हमारे हित में बनाए। नेक्स्ट, जैसे जैसे ये विकास होता रहा तो राज्य एक वेलफेयर फंक्शन भी देखने लगा कि जहां हर एक सेक्शन के लिए कोई सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हो, सब कुछ लोगों को रिजर्वेशन दिया जाए, सब्सिडी दी जाए, स्कॉलरशिप दी जाए। तो यहाँ पर भी अलग अलग ऐसे कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड प्रेशर ग्रुप होंगे जो कि चाहेंगे कि हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसमें लाभ मिले। तो इस प्रकार की मार्केट इकोनॉमी, वेलफेयर स्टेट में स्वाभाविक इस प्रकार के लोग प्रेशर ग्रुप का बनना वाजिब है। देन पॉलिटिकल एंगल, पॉलिटिशियन आपको जानता है कि हमेशा उसको वोट बैंक के हिसाब से प्रायोरिटी बनाते हैं। तो अगर लैंड रिफॉर्म की बात आए तो हमेशा पॉलिटिशियन किसकी तरफ जाएगा? लैंडलेस लेबरर की तरफ, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है तो उनके वोट ज्यादा मिलेंगे। तो स्वाभाविक है लैंड रिफॉर्म में दूसरी पार्टी होगी, ये जमींदार और जोतेदार वाला ग्रुप, तो वो अपनी पेशकश लेके कहां जाएंगे, कैसे करेंगे? तो स्वाभाविक है उनका एक प्रेशर ग्रुप बन जाएगा जो कि पैसा खिला के या कोई भी काम करके अपने हितों की रक्षा कराएगा। फिर अगर एफडीआई की बात चलेगी तो मल्टी ब्रांड एफडीआई रिटेल में के अंदर लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? स्वाभाविक है वो छोटे किराना वालों का ग्रुप बड़ा है तो सरकार उनकी तरफ में कुछ सोचेगी। तो ये एमएनसी वाले और बड़ी कंपनियां वो क्या करेंगी? वो अब पॉलिटिकल प्रेशर लाना है तो वो अपना एक प्रेशर ग्रुप बनाएंगी और इलेक्शन फाइनेंस के जरिए या XYZ गेम खेल के वो प्रेशर ग्रुप बनाएंगे अपना। तो ये हो गया मतलब पॉलिटिकल एंगल। जिन लोगों को वॉइस नहीं मिल रहा है लेकिन उनके पास पावर है, देन दे विल क्रिएट सम टाइप ऑफ प्रेशर ग्रुप। देन एक्टिविस्ट और प्रोटेक्शन राइट वाला एंगल, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो एक प्रकार का एक्टिविस्ट वाला प्रेशर ग्रुप बन गया।
राजस्थान के अंदर ये मजदूर किसान शक्ति संगठन था, आई थिंक अरुणा रॉय, फिर आगे चल के उन्होंने प्रेशर बनाया और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाने के लिए सरकार को मजबूत किया। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स वाला एंगल। उसी प्रकार से न्यूक्लियर प्लांट चल रहा हो, ट्राइबल इलाकों में माइनिंग की बात चल रही हो, तो इस प्रकार के कोई ना कोई एक्टिविस्ट या प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स टाइप के प्रेशर ग्रुप बन जाते हैं। अब सवाल होता है ये एनजीओ है कि प्रेशर ग्रुप है? फॉर एग्जाम्पल नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो वो तो एक प्रकार का एनजीओ है या प्रेशर ग्रुप है। सेम इज फॉर दिस MKSS। तो इग्नू के MPA मॉड्यूल में वो कहीं कहीं प्रेशर ग्रुप के रूप में भी इनका उदाहरण देखते हैं, एनजीओ के रूप में तो मिक्स एंड मैच चलता रहता है। अब सवाल, ये प्रेशर ग्रुप वाले पॉलिटिकल पार्टी से अलग कैसे हैं? पॉलिटिकल पार्टी परमानेंट होती है, स्टेबल होती है, प्रेशर ग्रुप वाले टेम्पररी। फॉर एग्जांपल हार्दिक पटेल, उसे लगे कि अभी के लिए पटेल रिजर्वेशन तो वो थोड़े दिन चलेगा, मे बी दे मे डिसिपेट, या फिर कि इट मे टर्न इनटू सम टाइप ऑफ पॉलिटिकल एंटिटी, जैसा आम आदमी पार्टी के साथ हो। तो पॉलिटिकल पार्टी की अपनी आइडियोलॉजिकल लाइंस होती हैं, वैल्यू प्रेफरेंस, लॉन्ग टर्म विजन एम होता है, उनकी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब आप पाएंगे कि प्रेशर ग्रुप के अंदर ऐसी कैडर की आवश्यकता नहीं रहती। कैडर कहाँ पे होती है? तृणमूल की कैडर है, कम्युनिस्ट पार्टी की कैडर है, बीजेपी की कैडर है, RSS की कैडर है। ऐसी प्रेशर ग्रुप को कैडर बनाने की आवश्यकता नहीं रहती। फिक्की है या ऐसे लोग, तो बस उनको एक लाइजन ऑफिसर मिल जाए, कोई मिडल मैन बन जाए, राइट, एक ही दलाल के जरिए वो अपना सारा काम निकाल सकते हैं और सभी पार्टीज को वो प्रेशराइज कर सकते हैं। लॉबिंग से प्रेशर ग्रुप अलग कैसे है? लॉबिंग शब्द का मतलब है कि आप विधानसभा या पार्लियामेंट की गलियारों में घूमे और जो भी MP MLA मिल जाए उसको कोई फाइल दिखा के या ऐसे करके आप उसे सिखाए, पट्टी पढ़ाए कि आप उस वाले कानून में इस प्रकार से कुछ करवाना, दैट इज कॉल्ड लॉबिंग। इट इज द एक्ट ऑफ लॉइटरिंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली टू लॉबी टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकर। प्रेशर ग्रुप भिन्न कैसे है? प्रेशर ग्रुप वाले भी लॉबिंग तो कराते हैं, वो लॉबिस्ट को पैसा देंगे, लेकिन उसके अलावा भी वो बड़े बड़े काम करेंगे। जैसे इलेक्शन को फंड कर दिया, किसी एक कैंडिडेट को पैसा खिला दिया, ब्यूरोक्रेट को पैसा खिलाएंगे, राइट, कास्ट एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, रीजन के नाम पे कुछ मुद्दे चलाएंगे। सो प्रेशर ग्रुप इज अ बिग थिंग और ये लॉबिंग वाले उसका एक सबसेट है। प्रेशर ग्रुप के अलग अलग प्रकार, एक तो होते हैं इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप, IAS का एसोसिएशन, IPS का एसोसिएशन। फिर कुछ होते हैं एनोमिक ग्रुप्स कि एक आध आदमी खड़ा होके बना दे, फॉर एग्जाम्पल ये अन्ना मूवमेंट और उसके अंदर लोकपाल वाली बात है। समटाइम्स दे मे टर्न इनटू अनलॉफुल एक्टिविटी लाइक हार्दिक पटेल, रायट्स और प्रोसेशन ऐसा कुछ निकालेंगे, सिग्नेचर कैंडल लाइट कैंपेन चलाएंगे, स्ट्रीट कॉर्नर पे मीटिंग करेंगे, तो इस प्रकार के एनोमिक ऑर्गेनाइजेशन। फिर एसोसिएशन वाले, एसोसिएशन का गोल हमेशा लिमिटेड रहता है, फॉर एग्जाम्पल NSU तो वो स्टूडेंट ग्रुप टाइप है, टीचर एसोसिएशन, फिक्की है या नास्कॉम है तो उनका अपने इंडस्ट्री रिलेटेड लिमिटेड गोल है। देन सम नॉन एसोसिएशन बेस्ड, कि वो फॉर्मली कोई रजिस्ट्रेशन करा के काम किया हो ऐसा ना हो, तो किनशिप, लिनिएज, एथनिक, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, रिलीजियस कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी ये दोनों एक भी हो सकते हैं, एनोमिक भी हो सकता है और नॉन एसोसिएशन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगेन हार्दिक पटेल, राइट, वो इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन से लेके यहाँ पर आप किनशिप, ऐसा कुछ सोच सकते हैं। नाउ ये लोग और कुछ प्रकार बनाते हैं। स्टूडेंट यूनियन के नाम पे आप क्लासिफाई कर सकते हैं, NSUI है, ABVP है। कास्ट रिलीजन के नाम पे प्रेशर ग्रुप है, VHP, बजरंग दल, क्रिश्चियन कॉन्फ्रेंस, जमाते इस्लामी एंड सो ऑन। महिलाओं के अपने प्रेशर ग्रुप हैं, फॉर एग्जांपल गुलाबी गैंग है, वो डोमेस्टिक एब्यूज और एंटी लिकर पॉलिसी चलाती है। फिक्की का अपना लेडीज ऑर्गेनाइजेशन करके अलग से प्रेशर ग्रुप बनाया है एंड सो ऑन। तो ये प्रेशर ग्रुप किस प्रकार से, फिक्की वाले ये चाहेंगे कि महिला एंटरप्रेन्योर्स को टैक्स ऑफ दिया जाए, इसके लिए हमारा प्रेशर ग्रुप चलेगा। फिर कुछ बड़े प्रेशर ग्रुप की बात कर ले, बिजनेस ग्रुप, फॉर एग्जांपल फिक्की, नास्कॉम, ये आजादी से पहले काम कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज है, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, क्योंकि इनके पास ढेर सारा पैसा है। ये लोग ऐसे धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन इनका पूरा कंट्रोल एकदम सर्जिकल रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और ऐसी टैक्स पॉलिसी और ऐसे FDI के नियम बन जाएंगे कि इनको बहुत सारा मजा आए, और इसके चलते इन लोगों को इंटरनेशनल बैकिंग भी ढेर सारा मिलता है। ट्रेड यूनियन, ये भी आजादी के पहले से चल रहे हैं, राइट, कुछ कम्युनिस्ट के साथ एसोसिएटेड हैं, कुछ कांग्रेस के साथ, कुछ बीजेपी के साथ हैं। ये लोग क्या चाहते हैं आपको पता ही होगा, हायर वेजेस, शॉर्टर वर्किंग आवर्स, बेटर लिविंग कंडीशन। ये लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, स्ट्राइक्स, राइट, सभी चीजों में लिप्त रहते हैं। ऐसा जिनको सारी चीजें चाहिए किससे, कंपनियों से चाहिए, लेकिन इनको पता है कंपनी वाले नहीं देंगे, तो वो हमेशा जो भी स्ट्राइक वगैरह करेंगे सरकार के ऊपर प्रेशर डालने के लिए करेंगे। इसके चलते नेगेटिव पॉइंट्स बनते हैं कि ये लोग स्ट्राइक्स, इलेक्शन वर्क में इंटरफियर करते हैं एंड सो ऑन। ये लोग कभी कभी बहुत वोकल हो जाते हैं, मिलिटेंट एक्टिविटी भी करते हैं, राइट, और इसके चलते इंटरनेशनल बैकिंग इनको लिमिटेड मिलता है।
आप पाएंगे कि हरियाणा के अंदर मारुति का मानेसर प्लांट था, यहाँ पर ट्रेड यूनियन वालों ने धमाल कराई, ये बोल के कि हमारा जितना पगार है उससे 3 गुना ज्यादा कर दो। सो स्ट्राइक वायलेंस किया, एक मैनेजर को आग लगाई तो उसमें वो जला दिया और करोड़ों का नुकसान कर दिया। ठीक है। प्रेशर ग्रुप की अलग अलग काम करने की कैपेसिटी, फंक्शनिंग, टूल्स, मेथड्स। एक तो उनकी लीडरशिप, वो खुद चल के उनका लीडर आईएएस मिनिस्टर जनता के साथ कम्युनिकेट करे। दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन, अगेन फिक्की के अंदर राज्य के हर एक राज्य में उनका एक डायरेक्टर होगा और डायरेक्टर के नीचे उनकी स्टेट ब्यूरोक्रेसी होती, तो वो पूरा ऑर्गेनाइजेशनली अपना काम करेंगे। इकोनॉमिक पावर जितना ज्यादा होगा तो वो इलेक्शन फाइनेंस कर पाएंगे और अपने मुद्दों को, अपने हितों की रक्षा कर पाएंगे। देन मीडिया, आप पाएंगे कि रिलायंस उसके नीचे है नेटवर्क 18 और उसके नीचे CNN, IBN और इस प्रकार के अलग अलग चैनल। उसी प्रकार जी ग्रुप है और उसके नीचे जी टीवी और अन्य चैनल। तो इस प्रकार से ये लोग बिजनेस ग्रुप्स आर कंट्रोलिंग मीडिया, तो वो भी फिर अपने हिसाब से जो जो उनको मुद्दे चलाने हैं वो चला के प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे। और फिर कुछ भी ना आए, आपके पास ऐसा कोई मनी पावर नहीं है, मीडिया पावर नहीं है, देन डायरेक्टली यू कैन डू कैंडल लाइट स्ट्रीट सिग्नेचर और तोड़फोड़ कर सकते हो आप। रोल इन डेमोक्रेसी पॉजिटिव क्या है? पॉलिसी मेकिंग में ये लोग मदद करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज तो 5 साल में एक बार आके चली जाएंगे, उसके बाद आपके हितों की रक्षा करने के लिए ये हमेशा लड़ते रहते हैं। ओके, दे आर चेकिंग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। प्लूरलिज्म भी है। प्लूरलिज्म कैसे? एक तरफ आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि तंबाकू और दारू का हर तरह से विरोध करेंगे, और उसके सामने आपको ऐसे प्रेशर ग्रुप भी मिल जाएंगे जो कि टोबैको लॉबी है, अपनी वाइन वाली लॉबी है। सो देयर इज प्लूरलिज्म। हर एक प्रकार के तबकों को अपनी बात रखने का मौका ये लोग देते हैं, और ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएटेड नहीं होते, तो हर एक पार्टी को इनकी बात सुननी पड़ती है और सभी के हितों की रक्षा करनी पड़ती है। नेगेटिव पॉइंट्स, सो दे आर नॉट इंक्लूसिव इन नेचर। आप पाएंगे कि LGBT या प्रोस्टिट्यूट, तो उनका कोई प्रेशर ग्रुप बन नहीं पाएगा। ये ऐसे ही लोगों का प्रेशर ग्रुप बनता है जिनके पास कास्ट का पावर है, मनी पावर है या नंबर का पावर है। और क्योंकि भारत के अंदर लोग या तो अनपढ़ हैं या आधे पढ़े हैं, आधे पढ़े लिखे, सो समटाइम्स कोई एक पर्सन विद कैरिज्मेटिक पर्सोना, ही वुड डू के वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पब्लिक इंटरेस्ट बना के वो तोड़फोड़ कराएगा और ढेर सारी चीजें कराएगा। यहाँ पर भी कंज्यूमर, टैक्स पेयर, वीमेन, माइनॉरिटीज, उनका रिप्रेजेंटेशन आप नहीं पाएंगे। और कभी कभी ये लोग एनआरकी और लॉलेसनेस भी आ जाते, घेराव, बंद, स्ट्राइक, आप सब जानते हैं। और इन्हीं के चलते दे बिकम टूल्स ऑफ पॉलिटिशियंस एंड देन पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एवरीथिंग, लाइक कास्ट रिजर्वेशन के लिए लड़ाई करो, इसके लिए लड़ाई करो, उसके लिए एंड सो ऑन। करप्शन एंगल भी है, क्योंकि प्रेशर ग्रुप के पास ढेर सारा पैसा है तो वो इलेक्शन फाइनेंस करेंगे, राइट। आप पाएंगे कि 1991 से पहले ये सभी एक लाइसेंस कोटा इंस्पेक्टर राज था, तो तब बिजनेसमैन वो अपने लाइसेंस ऑफिसर अपॉइंट करके सबको पैसा खिलाते थे, घूस खिलाते थे। प्रेशर ग्रुप इस प्रकार से चलते हैं, तो वो उसका सारे एथिकल एंगल, और इन्हीं के चलते आजकल स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसी सभी चीजों पे दे हैव बिकम सो मच रिस्पॉन्सिव टू सच कार्टेल्स। और ऐसी कार्टेल्स के चलते FDI या टोबैको कोई भी काम कराना हो, उस पे काम हो नहीं पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल टोबैको लॉबी ऑफ इंडिया, और वो प्रेशर ग्रुप बन के कैसे नुकसान कर रही है। हर घंटे 112 लोग तंबाकू के चलते कैंसर वगैरह से मर जाते हैं। तो स्वाभाविक है, अगर तंबाकू का सेवन कम कराना है, 2 चीजें करानी पड़ेगी। आप तो ये तंबाकू उत्पादों के ऊपर ढेर सारा टैक्स लगा दो, और दूसरा लेबल लगाओ, पिक्चोरियल वार्निंग्स। लेकिन ये तंबाकू लॉबी की ये लोग इसे ये काम हो नहीं देने पा रहे हैं। आप पाएंगे कि अभी सिगरेट के ऊपर 40% लेबल है, उस पर पिक्टोरियल वार्निंग होनी चाहिए। इसको बढ़ा के करना था 85%, लेकिन वो डिले करा रहे हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर ग्रुप्स। यहाँ तक कि एक पार्लियामेंट की सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी थी जो कि इस कानून के ऊपर देख रही थी, पिक्चोरियल वार्निंग्स इन सिगरेट एंड टोबैको एंड अदर प्रोडक्ट्स एक्ट 2003, लेकिन वहां पर भी ये पूरा काम अटक गया है बिकॉज ऑफ दिस टोबैको लॉबी। देन गोल्डन गैंग ऑफ महाराष्ट्र, ये क्या है? इट इज अ कोटरी ऑफ पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स। ये लोग काम ये करेंगे, थाने म्यूनिसिपल एरिया के अंदर जो भी बिल्डिंग या रियल एस्टेट का काम चल रहा है, वहां पर वो देख लेंगे कि फाइल में कहाँ किसको अप्रूवल मिला है, और फिर छोटी मोटी बातों पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में उसका इश्यू उठाएंगे, और यहाँ पर रियल एस्टेट का काम रुकवा देंगे, जब तक कि ये बिल्डर जाके इस कार्टेल को, इस प्रेशर ग्रुप को ढेर सारा पैसा ना खिला दे, राइट। तो इसके चलते करोड़ों के प्रोजेक्ट थाने के अंदर अटके हुए हैं, और बिल्डर था जिसे सुसाइड भी कमिट करना पड़ा, एंड सीएम ने ये भी तक बोलना पड़ा कि ये गोल्डन गैंग को हम इसके सामने अब कुछ एक्शन लेना है। सो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ प्रेशर ग्रुप। आईएएस लॉबी एज अ प्रेशर ग्रुप।
इनकी 7th पे कमीशन के साथ लड़ाई चल रही है। भाई हम पाते हैं कि एक तरफ आईएएस हो, दूसरी तरफ आईपीएस, आईआरएस और ऐसी सर्विसेज। तो इन सब के सामने आईएएस को 2 साल पहले प्रमोशन मिल जाता है और 2 ज्यादा इंक्रीमेंट मिल जाते हैं। जब भी केंद्रीय मंत्रालयों के अंदर कोई पोस्टिंग होने वाली हो तो इनको सबसे पहले डेप्यूटेशन पे वो चांस मिल जाता है। तो मतलब कि आईएएस लोग आगे उनको ज्यादा लाभ मिल रहा है कंपेयर टू अदर सर्विसेज। तो ये 7th पे कमीशन ने क्या बोला कि नहीं, सभी ऑल इंडिया सर्विसेज को इक्वल पे पैरिटी मिलनी चाहिए, सबको एक समान रूप से वो इंक्रीमेंट जितनी जल्दी मिलते हैं तो सबको एक गति से मिलने चाहिए। उसी प्रकार केंद्र सरकार के अंदर अलग अलग मंत्रालयों में जब पोस्टिंग करना है, डेप्यूटेशन पे भेजना है, तो वो क्राइटेरिया होना चाहिए कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को भेजा जाए, ना कि जर्नलिस्ट है, आईएएस है तो उसे हर एक जगह पे बैठा दो। तो मतलब कि अगर एड्स का कुछ ना को काम करिए तो इस प्रकार के आदमी को भेजो, फॉरेस्ट या माइनिंग का कुछ काम है तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाले आदमी को भेजा जाए एंड सो ऑन। तो मतलब सब्जेक्ट क्राइटेरिया के हिसाब से वहां पे लोग भेजे जाए, ना कि जर्नलिस्ट सभी जगह पे आप यूज करें। स्वाभाविक है आईएएस एसोसिएशन को इससे मजा नहीं आएगा, तो दे आर एक्टिंग एज अ प्रेशर ग्रुप। कैसे? डीओपीटी, यूपीएससी, इन सबको ये लोग लेटर लिख रहे हैं कि ऐसा करने से देश को ये नुकसान होगा। फिर व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, उसके चलते अपने मुद्दों को वो चला रहे हैं, हवा दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, देयरफॉर वी आर केटरिंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, और उसके सामने ये आईआरएस आईटी वालों की क्या औकात है, वो तो देश की केवल 4% जनता को, इनकम टैक्स पेयर को सर्व कर रहे हैं, सो ऑन। ओके, तो ये मतलब इस प्रकार से इनका प्रेशर ग्रुप काम कर रहा है। अब क्रिटिसिज्म ये कि अगर आईएएस लोग इस प्रकार से एसोसिएशन बना के काम करेंगे, लेटर कैंपेन और व्हाट्सएप ग्रुप चलाएंगे, देन इट इज हर्टिंग द डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विसेज। ये ट्रेड यूनियन की माफिक आप चले कि हमको जल्दी पगार और बड़ा पगार मिलना चाहिए, दैट इज नॉट राइट। तो एथिक्स जीएस4 में अगर कोई ऐसी केस स्टडी बनाई जाए जहां पर कि कोई कमीशन बना है और आपकी सर्विस को नुकसान हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, तो वहां पर आप जो भी जवाब लिखे इस प्रकार के मुद्दों से बचे। सवाल जीएस2 में पूछ लिया था, प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स इज समटाइम्स सीन एज द इनफॉर्मल फेस ऑफ पॉलिटिक्स विद रिगार्ड टू अबव, असेस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ प्रेशर ग्रुप इन इंडिया। तो अब आप लिख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। जीएस3 के अंदर 2 मुद्दों की चर्चा करनी है। ड्राफ्ट आईपीआर पॉलिसी बाय जस्टिस प्रभाश्री देवन और इंफ्रास्ट्रक्चर